हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा और आज की कहानी का नाम है अतीत के पन्ने। तो चलिए सुनते हैं। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से होकर चेहरे पर पड़ी तो नींद खुली। 8 बज गए। उफ, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गई। मैं जल्दी से उठी और चाय चढ़ाकर नहाने चली गई। फिर कुछ देर बाद रात का बचा खुचा खाकर तैयार होने लगी। तैयार हो ही रही थी कि नज़र कुछ पल के लिए सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। मेरे 12वीं के फेयरवेल की तस्वीर थी, जिसमें श्वेता, राघव, अनिकेत, दिया, आशा और मैं, और मेरे बगल में ऋषि एक कतार में खड़े थे। मेरे फ़ोन की रिंग बड़ी देर से बज रही थी। देखा तो पूजा थी। पूजा मेरी ऑफिस की कलीग। मैंने फ़ोन उठाया तो उठाते ही बोली, रिया कहाँ है तू? जानती है ना आज मीटिंग है। हाँ, रास्ते में हूँ, मैंने कहा और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर पहुँचकर देखा तो टाइम 9 बज रहा था। बस गई नहीं थी। मैं भी जल्दी से जाकर बैठ गई। आज मन थोड़ा बेचैन है। खिड़की से बाहर देखने पर भी बेचैनी रुक नहीं रही है। बार बार ऋषि का वही मासूम चेहरा नज़र आ रहा है। हाँ, वही जो दीवार की तस्वीर में मेरे बगल में मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ऋषि। ऋषि मेरा पहला प्यार। ऋषि को मैं 10वीं से जानती हूँ। हमारे स्कूल में आया तो वो 9वीं में था, लेकिन दोस्ती हमारी 10वीं में हुई थी। छोटे छोटे बाल, गोल और साफ सुथरा चेहरा, और सबसे ज़्यादा ठहराव उसकी आंखों में। जिनमें अलग ही जादू था। 11वीं में हमारा पूरा ग्रुप नैनीताल घूमने गया था। नैनीताल, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पहाड़, जिन पर बादल ऐसे टिके होते हैं जैसे आसमान ज़मीन से बातें कर रहा हो। बीच में नैनी झील, शांत, गहरी, एकदम आईने जैसी, जिसमें पहाड़ और आसमान का अक्ष साफ दिखाई पड़ता। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूती तो लगता जैसे प्रकृति खुद सुकून दे रही है। शाम को झील के किनारे जलती लाइटें, हल्की नाव की आवाज़ और पहाड़ों से उतरती ठंड, सब मिलाकर मन को ताजगी से भर देते। हम लोग वहाँ 2 दिन के लिए ठहरे थे। इन दोनों दिनों में हम लोगों ने बहुत मज़े किए। नैनीताल के साथ साथ भीमताल, सात ताल और नौकुचिया ताल भी गए। सात ताल में ही एक बड़े से चट्टान पर बैठकर हम लोगों ने बहुत सी तस्वीरें ली थी। वैसे ही एक चट्टान पर जब मैं थक के बैठ गई थी तो ऋषि मेरे पास आया और बोला, चाय पिएगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर यहाँ क्यों बैठी है, चल दुकान पे, ऋषि बोला। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, कैसा दोस्त है तू, एक चाय नहीं ला सकता? ओहो, ड्रामे तो देखो इसके। रास्ते भर बैग में ढोया, मुझे थैंक्स बोलने के बजाय अभी भी हुक्म चला रही है। मैं मुस्कुराई और कहा, बस एक चाय ला दो, और कोई डिमांड नहीं करूँगी। चल हट, तेरा नौकर थोड़ी हूँ। तुझे पीना है तो पी, वरना मत पी, ऋषि बोला और चला गया। 1-2 घंटे तक तो मैं यहाँ से हिलने से रही। मैं खुद में बड़बड़ाई और फिर वहीं पानी में पैर डालकर पत्थर के सहारे बैठ गई। आधे घंटे बाद ऋषि चाय लेकर आया और बोला, यह आखिरी बार है, हाँ, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। मैं चाय पकड़ी और उसके चेहरे की तरफ देखी। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। उसके बाद वो भी मेरी तरह मेरे पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऋषि मेरे थोड़े और करीब आया और धीरे से बोला, रिया। मैंने कहा हाँ। रिया सुनना। मैंने कहा बोलो तो सही। रिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो तुम मेरे साथ ही तो हो। फिर कुछ देर बाद उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और बोला, रिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। चुप पागल, कुछ भी। मैंने कहा तो उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला। मैंने भी कुछ नहीं कहा और वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में राघव और अनिकेत भी आ गए। ओए चलो नैनीताल के लिए निकलते हैं, भूख भी लगी है और वहाँ का रात का नज़ारा भी देखना है। फिर हम लोग श्वेता, दिया और आशा को ढूंढने चले गए और नैनीताल के लिए फिर उनसे मिलकर निकल गए। नैनीताल के लिए नैनीताल में हम दिया की बुआ के यहाँ रुके थे। खाना खा के हम रात में नैनी झील चले गए। वहाँ का जगमगाता दृश्य अभी भी मेरे दिल को सुकून पहुँचाता है। अगले दिन हम अपने शहर हल्द्वानी आ गए। ऋषि ने दोबारा मुझसे कुछ पूछा नहीं और ना ही कुछ कहा। पहले की तरह सब कुछ एकदम नॉर्मल था।
उसका व्यवहार भी एकदम नॉर्मल रहता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अच्छा लगता था उसका इतना सीधा सरल और सहज होना। धीरे धीरे मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। 12वीं तक आते आते मैंने भी उसे अपना लिया। हमारी बातें स्कूल, कॉलेज, शादी, करियर, हर टॉपिक पे होने लगी। कच्ची उम्र में हमने ख्वाबों का एक आशियाना सजा लिया। कॉलेज के सेकेंड ईयर तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छा और मजबूत हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद ऋषि का व्यवहार बदलने लगा। मैं शादी और करियर की बात करती तो वो बात टाल देता। बोलता, इतना क्यों सोचती हो? मैं कहती, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऋषि, तुम समझो ना मेरी बात। डर लगता है मुझे। सब कुछ तो ठीक है रिया, तुम मत सोचो इतना। मैं हाँ कहती और अपने आप में सिमट जाती। पता नहीं मैं ज़्यादा सोचती हूँ या ऋषि इस टॉपिक से बचना चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। कितनी बार तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती कि कॉलेज जाना भी बंद हो जाता, लेकिन ऋषि एक बार भी मिलने नहीं आता। कभी कभार जब उसको मेरी याद आती या ज़रूरत पड़ती तो मिलने के लिए बुलाता, लेकिन जब वो आसपास रहता तो लगता ही नहीं कि वो बदल गया है। अच्छा लगता था जब वो मेरी गोद में सिर रख के आंखें मूंद लेता था। अच्छा लगता था जब कहता था कि रिया, तुम्हारी गोद में मुझे बहुत सुकून मिलता है, हमेशा मुझे अपनी गोद में सुलाना। मैं हाँ कहती और उसका माथा चूम लेती और उसके बालों को सहलाती। मैं उस पल में प्रेमिका से माँ बन जाती, लेकिन खटकता था उसका कोई वादा ना करना। हम बच्चे थोड़ी ना थे कि कोई हमारे रिश्ते में प्रश्न चिन्ह ना लगाए। और कौन जाने कब कौन आके उसका मेरा रिश्ता पूछ ले, क्या बोलूँगी मैं तब। एक दिन ऐसे ही तो वो मेरी गोद में लेटे बातें कर रहा था। रिया, तुम्हारे पास आकर मेरी सारी थकान मिट जाती है। पता है, 15 दिन बाद ही मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी है। अभी से इतना काम बढ़ गया है कि पूछो मत। पता नहीं कब तक ये सारा झमेला निपटेगा। अच्छा, मैं इन दिनों तुम्हें थोड़ा टाइम कम दूंगा, तुम बुरा मत मानना, ठीक है ना? मैंने हाँ कहा, लेकिन मैं अनमनी सी हो गई थी। मैं बोलना चाहती थी, ऋषि जाने से पहले हमारे रिश्ते के बारे में बात करो। मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसको वैसे ही अपनी गोद में लिटाया था और उसके बालों को सहलाती रही। फ्रेंड्स, हम इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।